बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 4, ठीक है। लेकिन उससे पहले यदि आपने 1, 2 और 3 लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जा कर के उसको देख लीजिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू होलोस्फेयर, ठीक है। एक होलोस्फेयर के थ्रू कितना फोर्स एक्सर्ट होता है किसी भी यूनिट मास बॉडी पर, ठीक है। उसके बाद में अपन देखने वाले हैं एक सॉलिड स्फीयर के थ्रू कितना फोर्स अप्लाई होता है किसी यूनिट मास पर, ठीक है। तो ये दो टॉपिक कवर करने वाले हैं आज अपन, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू होलोस्फेयर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ठीक है। और लास्ट में थोड़ा सा अपन ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक अपन ने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और नेक्स्ट अपन फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, कैसे डिफरेंस है दोनों में, ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी में, ये डिफरेंस अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू होलोस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपन फोर्स की वैल्यू निकालने वाले हैं एक होलोस्फेयर के लिए, वो 3 केसेस के लिए यहाँ पर निकालने वाले हैं। यदि अपन ने एक होलोस्फेयर ले लिया, यदि अपन ने एक होलोस्फेयर लिया हुआ है तो अब यहाँ पर फोर्स कहाँ पर निकालना है, उसके लिए अपने पास में 3 ऑप्शंस हैं कि फोर्स कहाँ पर निकालने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है अपने पास में, दैट इज आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर, होलोस्फेयर। यदि अपन को फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो पहला ऑप्शन है कि कहां पर निकाल सकते हैं, आउटसाइड पर, इस होलोस्फेयर के आउटसाइड पर एक यूनिट मास बॉडी रख देते हैं m0 और इस होलोस्फेयर का मास मान लेते हैं कि कैपिटल M है। तो अपन ने पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स इज द सेंट्रल फोर्स, प्रॉपर्टी पढ़ी अपन ने लेक्चर 3 में पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द सेंट्रल फोर्स पढ़ा हुआ है, मतलब जो ग्रेविटेशनल का फोर्स होता है वो सेंटर टू सेंटर अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये एक बॉडी है, होलोस्फेयर है। यदि इस होलोस्फेयर से इस मास m0 पर फोर्स अप्लाई होगा तो किस टाइप से अप्लाई होगा, सेंटर टू सेंटर, बिकॉज इट इज सेंट्रल फोर्स, ठीक है। तो यहां पर m0 से इस होलोस्फेयर से एक फोर्स अप्लाई होगा, ये डिस्टेंस अपन मान लेते हैं, ये डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है। m0 यूनिट मास बॉडी, एक छोटी सी मास बॉडी ली हुई है अपन ने, और यहां पर अपन ने होलोस्फेयर का सेंटर से जो डिस्टेंस लिया हुआ है इसका वो r लिया हुआ है, स्मॉल r, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर कितना फोर्स अप्लाई होगा इन दोनों के बीच में। आउटसाइड दिख रहा है, ये पॉइंट कहां लिया हुआ है अपन ने, आउटसाइड द होलोस्फेयर, होलोस्फेयर के बाहर है ये पॉइंट। अच्छा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस केस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो देखो ये होलोस्फेयर है, स्फेयर है, फिर इसके लिए कुछ रेडियस भी होगी, फिर इसकी, यदि ये स्फेयर है तो इसके पास में कुछ रेडियस भी होगी। इस रेडियस को क्या बोला अपन ने, कैपिटल R है, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, स्मॉल r है। तो यदि आउटसाइड को रिप्रेजेंट करना है, आउटसाइड कंडीशन को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे कर सकते हो, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। देख सकते हैं ना, यहाँ पर जो मास रखा हुआ है आउटसाइड द सरफेस पर, आउटसाइड द स्फीयर पर, उसका जो डिस्टेंस है स्मॉल r, वो इस स्फीयर के रेडियस कैपिटल R से तो बड़ा है, काफी बड़ा है, ठीक है। यदि पॉइंट यहां पर भी लेते हैं, यहां पर भी लेते हैं, यहां पर भी लेते हैं, तो भी आउटसाइड कंडीशन में क्या देखने मिलेगा, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ग्रेटर ही मिलेगी। तो ये कंडीशन है अपने पास में रिप्रेजेंट करने की, आउटसाइड द स्फीयर को यदि रिप्रेजेंट करना है तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फोर्स की। तो अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला देखा अपन ने, न्यूटन्स लॉ, ठीक है। दो मासेस के बीच में कितना फोर्स लगता है, फोर्स का फॉर्मूला लिख लो, F इक्वल टू जी एम m0, डिस्टेंस कितना होगा, यही इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस क्या होगा आउटसाइड के लिए। तो आउटसाइड का जो डिस्टेंस है वो कितना लिया हुआ है अपन ने, स्मॉल r। तो क्या होगा यहाँ पर, फॉर्मूला क्या था, r², यही था फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, जी एम m अपॉन r²। तो ये रख दिया अपन ने उठा करके, जी एम m0 अपॉन r²। ये हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू होलोस्फीयर इन आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड पर ही अपन ने यहाँ पर क्या किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स को बताया है,
ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड केस की, बात करते हैं सेकेंड केस की। ऑन द सरफेस ऑफ होलोस्फेयर, होलोस्फेयर के सरफेस पर यदि अपन ने पॉइंट लिया है तो फिर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसकी बात करते हैं। तो देखें, यदि मैंने इस m नॉट को ले जाकर के रख दिया इस सरफेस पर, होलोस्फेयर के सरफेस पर रख दिया m नॉट को, तो ये स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, रेडियस बन जाएगी। यदि ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही होगी। तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, इस टाइप से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द सरफेस कंडीशन को। यदि अपन को ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है ऑन द सरफेस तो क्या होगा उस केस में, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। बस करना क्या है, ये ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वैल्यू पुट करो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस इज इक्वल टू m नॉट अपॉन स्मॉल r कितना हो गया, अब कैपिटल R हो गया। तो क्या करोगे यहां पर, कैपिटल R स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, कैपिटल R स्क्वायर कर दोगे, कर दिया। कहां पर निकल गया ये फोर्स, ऑन द सरफेस ऑफ द होलोस्फेयर। ठीक है, ऑन द सरफेस पर निकाल लिया अपन ने। अब बात करते हैं इसका थर्ड केस जो है, इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द होलोस्फेयर। अब इनसाइड पर कितना होगा फोर्स, वो देखते हैं। इनसाइड कितना होगा फोर्स, उसकी बात करते हैं। तो चलो देखो, यदि होलोस्फेयर लिया है अपन ने और इसका रेडियस तो पता है कैपिटल R है। ठीक है, अब पॉइंट ले रहे हैं अपन यहां पर। ठीक है, या फिर चलो सेंटर पर बात करते हैं, पहले सेंटर पर बात करते हैं। चलो मैंने यहीं पर रख दिया मास को, m नॉट कहाँ रख दिया है, यहां पर रख दिया। ठीक है, पहले सेंटर पर देखते हैं। सेंटर भी तो इनसाइड ही होगा ना, सेंटर पॉइंट कहां पर है, होलोस्फेयर के इनसाइड ही तो है। तो यहां पर सेंटर पर सबसे पहले निकालते हैं कि सेंटर पर कितना होगा, उसके बाद फिर अपन देखते हैं कि यहां पर किसी भी पॉइंट पर कैसे निकालेंगे। तो सेंटर पर देखो क्या होगा, सेंटर पर कितना फोर्स होगा। तो यहां पर पहली बात तो ये देखें कि फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द होलोस्फेयर पर। दिख रहा है ना, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ होलोस्फेयर है। तो ये जो फोर्स है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ होलोस्फेयर पर। तो एक काम करते हैं, यहां पर मैंने इस कंप्लीट होलोस्फेयर को एक स्मॉल स्मॉल पीसेस में, स्मॉल मासेस में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो मैंने कहा ये स्मॉल मास है यहां पर होलोस्फेयर का, ये छोटा सा मास। ठीक है, छोटा सा मास लिया है। इस छोटे से मास से कितना फोर्स लगेगा सेंटर पर, वो देखो। तो इस छोटे से मास ने कितना फोर्स लगाया यहां पर, ये अपन बोलते हैं कि ये लग गया फोर्स यहां पर। ठीक है, इस छोटे से मास ने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, अट्रैक्ट करेगा, है ना। इसका मास जो भी होगा, डीएम मास ले लेते हैं यदि इसका, तो इस डीएम मास ने क्या किया है, इस स्मॉल मास m नॉट को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। अट्रैक्शन का फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स होता है, अपन जानते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक स्मॉल मास लिया हुआ है dm, ऐसे काफ़ी सारे मासेस ले लिए अपन ने यहाँ पर चारों साइड। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, ऐसे कितने मासेस होंगे ये कंप्लीट स्फीयर बनाने के लिए, ढेर सारे, dm बहुत सारे dm होंगे, तब जाकर के एक कंप्लीट होलोस्फीयर बन जाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारे dm यदि अपन बना लेते हैं, ढेर सारे, और उनके फोर्सेस को देखा जाए तो वो इस टाइप से मिलेंगे। ठीक है, ढेर सारे डीएम बना लो, ऐसे फोर्सेस मिलते चले जाएंगे। ठीक है, मिल गए सारे फोर्सेस। अब देखो, अब यहां पर बताओ नेट फोर्स कितना होगा। ये फोर्स जा रहा यहां पर, ठीक, ये फोर्स जा रहा यहां पर और ये फोर्स जा रहा यहां पर, क्या होगा, कैंसिल आउट। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे कि नहीं। ठीक है, सिमिलरली ये जा रहा ऊपर, ये जा रहा नीचे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ जा रहा, ये यहाँ जा रहा, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा यहाँ पर सेंटर पर,
यदि सभी एक दूसरे को कैंसिल करते चले जाएंगे तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा सेंटर पर निकलकर? 0। सेंटर पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब इनसाइड द होलोस्फीयर कितना होता है फोर्स? 0 होता है। 0 होता है। ठीक है, देखा अपन ने नेट सम कितना निकल कर आ रहा है? 0 निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में फोर्स एट द सेंटर दैट इज इनसाइड द होलोस्फीयर। बट यदि अपन, ये तो अपन ने सेंटर पर निकाला, अब कहीं और लेकर के देख लेते हैं पॉइंट, इनसाइड पर ही एक सेकंड पोजीशन लेकर के देख लेते हैं। तो ये स्फीयर था और अब अपन ने जो पॉइंट लिया है सेंटर पर नहीं लिया है, यहाँ पर साइड में ले लेते हैं। चलो ये लिया अपन ने एक पॉइंट। अब यहाँ पर कितना होगा फोर्स वो देखते हैं। तो देखो यहाँ फिर से वही बात हो गई, छोटा छोटा मास लेकर के और इस पर फोर्स लगाते हैं। तो एक ये गया, एक ये गया, एक ये गया फोर्स, एक इस टाइप से, ढेर सारे फोर्सेस ये। लेकिन एक चीज़ दिख रही होगी इनमें कि डिस्टेंस यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो अब देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा था अपन ने ग्रेविटेशन में, है ना। ग्रेविटेशन न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या था? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर पढ़ा था। तो इसमें क्या देखने मिल रहा है कि यदि डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगा। डिस्टेंस स्मॉल है तो फोर्स स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन यदि डिस्टेंस लार्ज हो गया तो फोर्स वीक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यहां पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि यहां पर देखें तो ये देखो कितना ज्यादा डिस्टेंस है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो यहां इस मास से जो फोर्स लग रहा होगा इस पॉइंट पर m0 पर, ये तो स्मॉल हो गया फोर्स। तो ये सारे फोर्सेस स्मॉल होंगे। लेकिन देखो यहां पर स्मॉल फोर्सेस के नंबर्स ज्यादा हैं, दिख रहे हैं? ये देखो ये स्मॉल फोर्सेस के नंबर ज्यादा हैं। यहां से देखो ये पूरा स्मॉल फोर्स ही लग रहा है, डिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन अब यहां पर देखो, यहां पर डिस्टेंस क्या हो गया? स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस दिख रहे हैं। तो स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस में क्या लग रहा होगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के नंबर्स तो कम है, केवल यहां से यहां तक स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है और ये इतना क्या लग रहा है? वीक फोर्स लग रहा है। तो वीक फोर्स के टोटल नंबर को ऐड कर लो और स्ट्रॉन्ग फोर्स के टोटल नंबर को ऐड कर लो। ठीक है, ये दोनों ही कितने निकल कर आएंगे? सेम निकल कर आएंगे एंड अपोजिट निकल कर आएंगे। मतलब ये को बोल सकते हो कि ये सारे फोर्सेस का जो एक रिजल्टेंट निकल कर आएगा, ये सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो ये हो गया, और ये सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वीक फोर्सेस का, वो ये हो गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्लियर हो गया। तो क्या होगा, और यहां पर ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज यहां पर नंबर ऑफ फोर्सेस तो ज्यादा थे लेकिन ये सारे फोर्सेस कैसे थे? वीक थे ना। यहां भले नंबर ऑफ फोर्सेस कम है लेकिन फोर्स कैसा है? स्ट्रांग है। तो कुल मिलाकर यहां कम नंबर्स को ऐड करोगे, यहां ज्यादा नंबर्स को ऐड करोगे, लेकिन क्या होगा? वो फोर्स इक्वल निकल कर आ जाएगा एंड अपोजिट तो है ही यहां पर। तो टोटल फेस से क्या निकल कर आ जाएगा? फोर्स इक्वल टू 0 निकल कर आएगा। फोर्स इक्वल टू 0। तो इनसाइड कहीं पर भी पॉइंट ले लो, चाहे सेंटर पर ले लो या कहीं पर भी पॉइंट ले लोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या मिलने वाली है? 0 ही मिलने वाली है। कहीं पर भी ले लो, इनसाइड द होलोस्फीयर कहीं पर भी ले लो पॉइंट, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था अपने पास में ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू होलोस्फीयर। 3 केसेस के लिए अपन ने यहां पर किया हुआ है, आउटसाइड, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड। इनसाइड को क्या कहोगे? स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। हो जाएगा कि नहीं? यदि यहां पर कोई पॉइंट लिया है अंदर तो ये जो स्मॉल r होगा ये कैपिटल R से तो कम होगा। कैपिटल R तो रेडियस है, अब अंदर पहुंच जाओ मतलब रेडियस से तो कम हो गया डिस्टेंस। क्लियर है? तो ये हो गया अपने पास में स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, मतलब इनसाइड द होलोस्फीयर। तो इनसाइड द होलोस्फीयर कितना होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। तो ये 3 केसेस के लिए अपन ने यहां पर किया हुआ है होलोस्फीयर। चलो अब बात करते हैं अपन किसकी? सॉलिड स्फीयर की, कि सॉलिड स्फीयर में कितना होगा?
ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि सॉलिड स्फीयर ले लिया तो वो कितना फोर्स लगाएगा, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, चलो तो सॉलिड स्फीयर के लिए बात करते हैं। ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। अब इसमें भी पहला पॉइंट तो वही है, सेम पॉइंट कहां पर लिया अपन ने, आउटसाइड पर लिया है। m नॉट मास है, ये m मास है, इसके सेंटर पर कितना फोर्स लगा निकालने के लिए r डिस्टेंस ले लिया, और ये क्या है, कैपिटल R है रेडियस। यहां पर भी वही आउटसाइड द स्फीयर है तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पर। सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर के आउटसाइड के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, Gm m0/r²। ठीक है, यदि इस पॉइंट को लेकर के आ जाते हैं कहां पर, सरफेस पर लेकर आ जाते हैं, तो यदि इस मास को सरफेस पर ला करके रख देते हैं तो अब ये जो डिस्टेंस है किसके इक्वल हो गया, स्मॉल r इक्वल टू हो गया कैपिटल R। ये ऑन द सरफेस के लिए स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, फॉर्मूला वही रहेगा। तो फर्स्ट और सेकंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट और सेकंड में पूरा वैसे ही है। ठीक है, जैसा अभी अपन ने होलो स्फीयर के लिए किया। डिफरेंस केवल आ जाता है थर्ड वाले में, डिफरेंस आ जाता है केवल थर्ड में इनसाइड द स्फीयर के लिए। अभी अपन ने इनसाइड द होलो स्फीयर किया, अब अपन करने जा रहे हैं इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो इनसाइड द सॉलिड स्फीयर कितना फोर्स अप्लाई होगा, वो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देख लेते हैं कितना होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा अपन को स्फेरिकल, जो अपन ने होलो स्फीयर पढ़ा उसका कॉन्सेप्ट यूज होगा, किस टाइप से देखते हैं। तो ये अपने पास सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहां पर ये कंप्लीट सॉलिड स्फीयर है अपने पास में, ठीक है ना। अब क्या करो, अभी अपनी बॉडी कहां पर रखी हुई थी, यहां पर, अभी सरफेस पर थी। अब मैं बोलता हूं कि इस बॉडी को लेकर चलो सेंटर पर, चलो खुदाई करो यहां पर, ठीक है, खुदाई करनी पड़ेगी, तब सेंटर पर जाओगे। थोड़ा सा सेंटर पर नहीं जाना है, मतलब इनसाइड किसी भी पॉइंट पर पहुंच जाओ। तो यहां से मैंने क्या किया, इतना जो मास था अर्थ का, ठीक है, पूरा सराउंडिंग में, जितना मैं डीप जाऊंगा, मान लो d डिस्टेंस पर अपन क्या करते हैं, अंदर जाते हैं। d डिस्टेंस पर यदि अपन अंदर जा रहे हैं तो उतना मैंने एरिया क्या कर दिया, खाली कर दिया, उतना पूरा वॉल्यूम खाली कर दिया मैंने अर्थ का। अब क्या होगा देखो, यहां से अपन अंदर जा रहे हैं और यहां पर पहुंच जाते हैं तो अपन ने ये पूरा स्पेस खाली कर दिया, पूरा खाली कर दिया, ठीक है। तो अब बचा केवल क्या, मैंने बॉडी को यहां से यहां पर ला करके रख दिया, ये पूरा सॉलिड पार्ट, ठीक है, पूरा सॉलिड पार्ट है ये पूरा सॉलिड पार्ट है। तो अब इस सॉलिड पार्ट का मास कितना बचा होगा, क्या m होगा अभी सॉलिड पार्ट का, सॉलिड पार्ट का मास अभी भी क्या कैपिटल M होगा, नहीं, कैपिटल M तो कंप्लीट का लिया अपन ने, इस कंप्लीट स्फीयर का मास कितना है, कैपिटल M है। बट यदि अपन बॉडी को यहां से यहां लेकर के जाते हैं तो इतना पार्ट तो अपन ने खाली कर दिया पूरा सराउंडिंग का, ये पूरा पार्ट क्या कर दिया, खाली कर दिया। तो यदि ये खाली हो गया तो मास तो फिर चेंज हो गया इसका। अब मास मान लेते हैं कितना हो गया, m' हो गया, ठीक है, m' ले लिया इसके मास को। ये जो अंदर का सॉलिड पार्ट दिख रहा है इसका मास कितना है, m' है, ठीक है। इसकी रेडियस क्या होगी, तो इसकी रेडियस मान लेते हैं अपन स्मॉल r है, और पहले कितनी रेडियस थी इसकी, कैपिटल R थी। अब इसकी रेडियस क्या हो चुकी है, स्मॉल r होगी। चलो अब बात करते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज को, कि यदि अपन ने इस मास को ला करके रखा है इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, मतलब मास रखा हुआ है यहां पर इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर यदि अपन ने मास रखा तो ये पॉइंट देखो, इस होलो स्फीयर, ये क्या है, ये इसको देखो जरा, ये पूरा खाली है कि नहीं है, इसको देखो, ये पूरा खाली है, इतना पूरा पार्ट खाली है, मतलब होलो स्फीयर बोल सकते हो। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को देखो तो ये होलो स्फीयर के इनसाइड रखा हुआ है ना। ये पूरा पार्ट तो अपन ने खाली कर दिया, ये पूरा पार्ट खाली कर दिया है, तो ये होलो स्फीयर बन गया इतना। तो ये जो पॉइंट है ये इस होलो स्फीयर के इनसाइड रखा हुआ है और इस सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड पर है। ये सॉलिड स्फीयर है,
ठीक है, तो इस सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड वाला पॉइंट है और होलो स्फीयर के इनसाइड वाला पॉइंट है m नॉट। क्लियर हो गया? चलो अब अभी अपन बात करें इस m नॉट पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो इस F पर दो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक लग रहा होगा होलो स्फीयर से और एक लग रहा होगा सॉलिड स्फीयर से। ठीक है, एक होलो स्फीयर से लग रहा होगा, एक सॉलिड स्फीयर से लग रहा होगा। लेकिन ये जो पॉइंट है ये तो इस होलो स्फीयर के इनसाइड है और अभी अपन ने पढ़ा होलो स्फीयर के इनसाइड पर कितना फोर्स होता है, 0। तो यहां पर होलो स्फीयर का फोर्स कितना हो गया, 0। अब बचा सॉलिड पार्ट, तो इस सॉलिड पार्ट ने कितना फोर्स लगाया होगा, तो सॉलिड पार्ट के ऑन द सरफेस पर रखा हुआ है मास। ठीक है, ये पॉइंट कहां पर रखा हुआ है, इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर रखा हुआ है। तो यदि सरफेस पर रखा होगा तो कितना फोर्स लगेगा, जी एम डैश। ठीक है, क्योंकि इस सॉलिड पार्ट का मास कितना लिया अपन ने, एम डैश लिया हुआ है। ठीक है, इस सॉलिड पार्ट का मास कितना है, एम डैश है। एम डैश आएगा, एम नहीं आएगा, ये एम तो कंप्लीट स्फीयर का मास है। ठीक है, तो एम डैश और मास किस पर फोर्स लग रहा है, एम नॉट पर। डिस्टेंस कितना है यहां तक का, सरफेस तक का, इस डिस्टेंस को अपन ने क्या मान लिया, स्मॉल आर मान लिया है, स्मॉल आर। ठीक है, तो यहां पर क्या पुट करोगे, स्मॉल आर स्क्वायर। क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया, जी एम डैश एम नॉट अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। आ गया? तो ये हो जाता है फोर्स का फॉर्मूला इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं। चलो इसके मास की वैल्यू निकालते हैं, मास कितना होगा, क्योंकि मास तो चेंज हो गया ना, तो मास कितना होगा उसकी बात करते हैं। चलो तो मास देखो m डैश कितना होगा, तो m डैश का मास यदि मुझे निकालना है तो m डैश मास इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास कितना निकालना है, m डैश निकालना है, ये m डैश मास निकालना है। वॉल्यूम कितना होगा इस स्फीयर का, इस सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसकी रेडियस यदि आर है, स्मॉल आर है, तो वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी को मान लेते हैं कि इसकी जो डेंसिटी है वो डी है। ठीक है, इस सॉलिड पार्ट की जो डेंसिटी है वो कितनी है, डी है। तो ये अपना मास निकल कर आ गया। इस मास को यहां पर पुट करते हैं तो फोर्स कितना मिलेगा, देखो फोर्स मिल जाएगा जी एम डैश मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी डिवाइड बाय कितना है यहाँ पर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर क्यूब को उड़ा दिया, कितना बचा 4/3 जी पाई और एक आर बच रहा है यहाँ पर, और क्या बचता है, डी बचता है 4/3 जी पाई आर डी। तो ये क्या निकल कर आ गया, फोर्स निकल कर आ गया 4/3 जी पाई आर डी। ठीक है, लेकिन अब यदि अपन बात करते हैं, अच्छा स्मॉल एम नॉट भी तो है यहाँ पर, स्मॉल एम नॉट भी लगा लेते हैं, स्मॉल एम नॉट। ठीक है, ये आ गया अपने पास में, जी एम डैश की वैल्यू पुट की अपन ने, ये पूरी वैल्यू पुट कर दी एम डैश की, एम नॉट वैसे ही रहा, आर स्क्वायर वैसे ही नीचे, ये कंप्लीट अपने पास में फोर्स आ गया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया अपने पास में फोर्स का फॉर्मूला। एक चीज और कर सकते हैं अभी यहाँ पर, थोड़ा सा चेंज और कर सकते हैं, और वो क्या चेंज है वो देखो। यदि अपन ने कहा कि डेंसिटी, तो अपन जानते हैं कि डेंसिटी मटेरियल की हमेशा सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होती। तो यदि डेंसिटी के बारे में बात करें तो अब कंप्लीट स्फीयर की डेंसिटी क्या होगी, कंप्लीट स्फीयर की रेडियस क्या थी, कैपिटल आर थी। तो इसके लिए यदि डेंसिटी लिखोगे तो क्या लिखोगे, डेंसिटी इक्वल टू यहां से मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, देन डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कंप्लीट स्फीयर की बात कर रहे हैं, कंप्लीट स्फीयर की, तो कंप्लीट स्फीयर का मास कितना है कैपिटल एम, और कंप्लीट स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल आर। कंप्लीट स्फीयर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है ना, तो कैपिटल आर क्यूब। डेंसिटी हमेशा सेम रहती है, चाहे कितना भी बड़ा स्फीयर ले लो, उसको कितना भी छोटा कर लो, उसको डेंसिटी उतनी ही रहेगी।
ठीक है, उसकी डेंसिटी उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं होने वाली। तो ये डेंसिटी अपन ने कंप्लीट स्फीयर के लिए लिखी है, और यही डेंसिटी यहां पर भी दिख रही है, तो यहां पर इस डेंसिटी को ले जा करके पुट करते हैं, तो देखो क्या मिलने वाला है, 4/3 जी पाई, और ये स्मॉल आर वैसे ही रखेंगे। कैपिटल डी कितना है अपने पास में, कैपिटल एम अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल एम नॉट। ठीक है, आ गई कैपिटल डी की वैल्यू आ गई। अब देखो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो 4/3 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं। अब क्या बचा फाइनली, जी एम एम नॉट और डिवाइड बाय, अच्छा ऊपर एक आर भी दिख रहा है, ऊपर एक आर भी तो दिख रहा है, ये रखा हुआ है, और नीचे कितना है, कैपिटल आर क्यूब। तो ये एक और अनदर फॉर्म देखने के लिए मिलता है अपन को ग्रेविटेशनल फोर्स का, किसके लिए, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर के लिए। तो ये अपना एक कंप्लीट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर के लिए फोर्स की वैल्यू निकल कर आ जाती है। या तो डेंसिटी के फॉर्म में बोल सकते हैं, और या तो फिर डेंसिटी को चेंज करना है तो फिर यहां से भी अपन बता सकते हैं जी एम एम नॉट आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाता है अपने पास में एक सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पर कितना फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्लियर हो गया, समझ में आया। ठीक है, तो ये था अपने पास में ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एंड होलो स्फीयर। ठीक है, होलो स्फीयर के अंदर कितना फील्ड होता है, सॉलिड स्फीयर के अंदर कितना फील्ड होता है, वो अभी अपन ने देख लिया। ठीक है, क्लियर हो गया, साफ कर दें। चलो सफाई अभियान चालू किया जाए। अब बात करते हैं थोड़ा सा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में। अभी तक तो अपन पढ़ रहे थे ग्रेविटेशनल 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 फोर्स। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर हो गया, चलो। तो ग्रेविटी क्या होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, बताएं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है अभी अपन ने, क्या पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स में, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडी के बीच में लग सकता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। ठीक है, किसी भी दो बॉडी के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, मासेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, उसको अपन ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, मतलब अर्थ अपने सेंटर से एक फोर्स अप्लाई करती है एक अनदर बॉडी पर। एक बॉडी है, मान लो इसका मास है स्मॉल एम है, और यहां पर जो अर्थ का मास है वो कैपिटल एम है। तो ये अर्थ क्या करती है, अपने सेंटर से एक फोर्स अप्लाई करती है किसी भी मास पर। इस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो अर्थ अप्लाई करती है अपने सेंटर से। तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी में, कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी ले लो, उनके बीच में लगने वाला जो भी फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है ना किसी भी बॉडी पर, उसको पुल करने के लिए, ठीक है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब ये बोल सकते हो कि अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी को फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा डिफरेंस। चलो और डिफरेंस की बात करते हैं, दोनों में और क्या डिफरेंस है। फर्स्ट जो अपने पास में डिफरेंस था, ठीक है, वो इसकी डेफिनेशन थी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसी भी दो बॉडी के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन का फोर्स होता है। सेकेंड डिफरेंस की बात करो तो सेकेंड डिफरेंस क्या है,
सेकेंड डिफरेंस क्या है? तो सेकेंड डिफरेंस बोल सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी F इक्वल टू होता है mg, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी। इसको अपन वेट कहते हैं, बॉडी का वेट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही बॉडी का वेट होती है। अपना जो वेट है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। किसी भी बॉडी का जो वेट है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो यहां पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वही वेट होता है बॉडी का। क्लियर हो गया? तो ये अपने पास में फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। तो ये था अपने पास में एक सेकंड डिफरेंस दोनों में। थर्ड डिफरेंस देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। थर्ड इसके डायरेक्शन की बात करते हैं। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, दोनों के पास में मैग्नीट्यूड है। इसका अपना ये मैग्नीट्यूड है, इसका अपना ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये तो मैग्नीट्यूड है दोनों के। डायरेक्शन क्या होगी दोनों के लिए? तो डायरेक्शन तो अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का पढ़ रखा है। ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या पढ़ा था अपन ने? यदि एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है और ए पर बी ने फोर्स लगाया, ए पर बी ने फोर्स लगाया, तो यहां पर डायरेक्शन क्या होगा? बी टू ए होगा। बी ने ए पर फोर्स लगाया तो डायरेक्शन क्या होगा? बी टू ए, ठीक है, बी टू ए। और यदि बी पर ए ने फोर्स लगाया तो डायरेक्शन क्या होगा? ए टू बी, ए टू बी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स का। लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या होता है? तो इट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा इस अर्थ के सेंटर के तरफ होता है, अर्थ के सेंटर के तरफ एक्ट होता है, ठीक है। अर्थ के सेंटर से ही फोर्स लगता है ग्रेविटी का। क्लियर हो गया? तो ये है नेक्स्ट डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस की बात करते हैं। अच्छा, थर्ड डिफरेंस में क्या देखा अपन ने? डायरेक्शन की बात की थी, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस किससे रिलेटेड है? फोर्थ डिफरेंस अपने पास में है, यदि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या देख रहे हो यहां पर? ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर जितना बढ़ाओगे फोर्स उतना कम हो जाएगा। तो यदि मैंने आर को इनफाइनाइट कर दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यदि आर को इनफाइनाइट कर दिया तो फोर्स भी जीरो हो गया, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो एट इंफिनिटी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो एट इंफिनिटी। कहां जाकर के जीरो होगा? इन्फिनिटी पर जीरो होगा। अब इसकी बात करते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां पर जीरो होगा? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का ओरिजिन क्या है? सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर से फोर्स लगना स्टार्ट होता है। तो यदि इस पॉइंट को अपन ने कहां पर ले जाकर के रख दिया? अर्थ के सेंटर पर, तो ग्रेविटी का फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज जीरो। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज जीरो एट सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पर जाकर के फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, 4 डिफरेंसेस हैं ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में, ठीक है। एक बार फिर से डिफरेंस की बात करें तो पहला क्या था अपने पास में? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द अट्रैक्शन फोर्स between any two bodies, any
टू बॉडीज, किसी भी दो बॉडी के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन का फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। बट ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। अर्थ ग्रेविटेशनल पुल मतलब अर्थ से लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल का फोर्स होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस में अपन ने क्या देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है Gmm/r², जबकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है F=mg विच इज वेट ऑफ द बॉडी। क्लियर है, ये सेकेंड डिफरेंस देखा। थर्ड डिफरेंस में अपन ने डायरेक्शन की बात की कि जो डायरेक्शन है वो A to B या B to A होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, लेकिन ग्रेविटी के लिए इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ग्रेविटी के लिए बात कर रहे हो तो उसका जो फोर्स है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, हमेशा अर्थ के सेंटर से ही लगता है। और फोर्थ लास्ट डिफरेंस अपन ने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहां जीरो होगा जाकर के इनफाइनाइट पर, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां जीरो होगा, अर्थ के सेंटर पर, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स अपन ने पढ़ा और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी पढ़ रहे हैं अपन, इनमें एक कांस्टेंट देखने मिल रहा है, कैपिटल जी और स्मॉल जी, ठीक है। ये कैपिटल जी और स्मॉल जी का क्या रिलेशन है भाई, क्या रिलेशन है आपस में, कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा इनका, वो रिलेशन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है अपने पास में रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है, तो चलो देखते हैं क्या रिलेशन है। तो यदि अपन ने कहा कि यहां पर एक अर्थ है या कोई भी सॉलिड है, इसका मास है कैपिटल एम, और यहां पर एक बॉडी रखी है जिसका मास है स्मॉल एम, मान लेते हैं स्मॉल एम मास है, तो अर्थ से एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी इस पर, दैट इज F=mg, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, वेट ऑफ द बॉडी कहते हैं, वेट ऑफ बॉडी F=mg, ठीक है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ये दोनों बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज, तो ये दो बॉडी है इनके बीच में क्या लगना चाहिए, एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा यहां पर, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा Gm/m, रेडियस क्या है, r मान लेते हैं, इसकी रेडियस क्या है, ये कैपिटल R है, तो Gmm/r², ये हो गया अपने पास में ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये हो जाता है अपना फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर वेट ऑफ द बॉडी। क्लियर हो गया, दोनों को इक्वल रख दो, क्या मिलेगा, इक्वेट करते हैं दोनों को, mg=Gm/m/r², ये लो निपट गया, स्मॉल एम क्या बच रहा, स्मॉल जी बच रहा, कैपिटल Gm/में कैपिटल R, सब बड़ा बड़ा Gm/r², ये आ जाता है रिलेशन स्मॉल जी और कैपिटल जी का, ठीक है। इस स्मॉल जी को क्या कहते हैं, इस स्मॉल जी को अपन कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं अब डिटेल में, चलो। तो ये तो था अपने पास में रिलेशन, अब इसको समझते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैसे डिफाइन करेंगे अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, उसको समझते हैं, ठीक है। चलो, तो इसको समझने के लिए साइड में समझ लेते हैं। अपन ने कहा कि एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है, अपन ने फोर्स अप्लाई किया बॉडी पर, बॉडी में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, फोर्स अप्लाई किया बॉडी एम मास पर, इस पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया फोर्स अप्लाई करने पर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या पढ़ा है, F=ma होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या रिलेशन बनेगा यहां पर, F=ma, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F=ma होता है। बट यदि मैंने क्या बात की, एक बॉडी है
जो कि वर्टिकल फॉल हो रही है नीचे, ठीक है। अभी कैसा मोशन चल रहा था, हॉरिजॉन्टल, अपन ने फोर्स लगाया, ठीक है। अपने आप हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं करेगी बॉडी को। अब एक बॉडी को मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, मैंने फोर्स नहीं लगाया, मैंने बस इसको क्या कर दिया, यहाँ से रिलीज कर दिया, ठीक है, ड्रॉप कर दिया है। तो अब यहाँ पर मैंने तो फोर्स नहीं लगाया, बट किसने फोर्स लगाया यहाँ पर फोर्स लगाया है ग्रेविटी ने, फोर्स ऑफ ग्रेविटी F = mg अप्लाई हो रहा है यहाँ पर भी फोर्स तो लग रहा है, लेकिन F = mg, ठीक है। मतलब यहां पर जो एक्सेलरेशन, कंपेयर करो m के साथ, क्या दिख रहा है यहाँ पर, एक्सेलरेशन a दिख रहा है, यहां पर क्या आ गया, g आ गया एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या दिख रही है, स्मॉल g ही बॉडी को क्या देने वाला है, यहां पर एक्सेलरेशन देने वाला है। क्लियर हो गया। तो ये होता है अपने पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो F = mg से यदि डिफाइन करना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, तो m को क्या पुट कर देते हैं, 1। यदि मास 1 kg है तो F = कितना होगा, g होगा, F = g हो गया। यदि मास की वैल्यू 1 kg रख दी तो F = क्या मिल गया, स्मॉल g मिल गया। अब इसको डिफाइन कर देते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, F = g को, क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ यूनिट मास बॉडी प्लेस्ड ऑन द सरफेस। क्लियर है। चलिए, तो ये था अपने पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड द स्फीयर, होलोस्फीयर, ठीक है। और ये छोटा सा टॉपिक एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में इंट्रोडक्शन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो इसे पढ़ लें, अच्छे से कंप्लीट करें, रिवाइज करें, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में।